हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस की थी। मुझे याद है जहाँ तक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड के साथ भी किया हुआ था। उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अगर मैं इस पेज की बात करूँ तो देखिए इधर, देखिए अल्कोहल जो होता है उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये होता है एसिडिक, ठीक है। और जैसे ये हाइड्रोजन जाता है इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और यही इसका होता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब हम किसी एसिड से या किसी स्पीशीज से प्रोटॉन निकालते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो हमने अगर अल्कोहल से निकाला है तो ये बना है, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। अगर हम वही फिनॉल ले लें, फिनॉल का जब हम एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बनाता है ये एनायन। क्लियर है? ये एनायन एक स्टेबल एनायन है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में है। और जब किसी का एनायन स्टेबल होता है किसी एसिड का, उसका कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, जब ये स्टेबल होता है तो वो जो पेरेंट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फिनॉल का ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक। जैसे बात करें अगर रिएक्शन विद मेटल की, तो मेटल करता क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, वो चाहे अल्कोहल का हो, चाहे फिनॉल का हो, या किसी एसिड का हो। तो यहां देखिए लिखा हुआ है अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम। मैं इसको और जूम कर दूं अगर, ठीक है। यहां देखिए रिएक्शन विद द मेटल, अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू यील्ड करेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जब ये सोडियम इस हाइड्रोजन को निकालता है तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये देखिए एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। ये तो एक बल्की बेस है। कैसा बेस है? बल्की बेस। बल्की का मतलब हैवी, जो बड़ा होता है साइज में। ऐसे ये देखिए सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, नीचे भी दिया गया है इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्जुगेट बेस, ये सब क्या होते हैं। इसको मैं अलग से दिखा देता हूं क्या होता है कॉन्जुगेट बेस या क्या होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। ठीक है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे। The above reaction shows that alcohol and phenol are acidic in nature. In fact, alcohol and phenol are Bronsted acid. Bronsted acid क्या होते हैं भाई? Bronsted acid. Bronsted acids are proton donor. क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जरा इसको देखिए आप, अल्कोहल, अल्कोहल ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, तो दिस वन इज एक्टिंग एज अ एसिड। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड।
ब्रॉन्स्टेड। और इसने क्या किया, प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर है, देख सकते हैं आप ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इस बेस ने प्रोटॉन लिया तो BH बन गया, और इसने दिया तो बन गया RO माइनस। अब इसी के साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस की भी कहानी शुरू होती है। मैं इसको ऐसा करता हूं, यहां दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्पीसीज है कोई भी, जैसे मैं मानता हूं कि कॉन्जुगेट बेस पहले शुरू कर लेते हैं, क्या होता है कॉन्जुगेट बेस। देखिए, जब किसी स्पीसीज से हम उसका प्रोटॉन निकालते हैं, यहां माइनस होगा, सॉरी, दिस इज A माइनस, तो ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, दिस इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जब प्रोटॉन निकलता है तो क्या होता है, ब्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस बनता किससे, एसिड से। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, जब अपना H निकालता है तो बनाता है कॉन्जुगेट बेस बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। वहीं बेस क्या करता है, वो प्रोटॉन लेता है, एडिशन करता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। जैसे मुझे मान लीजिए OH आयन का कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा तो क्या बनेगा, H इसको देंगे तो दिस विल बी H2O। ओवरऑल इस पर नेट चार्ज 0 होगा, क्यों, ये पहले से माइनस था, हमने प्लस दिया तो प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अगर यही मान लीजिए H2O है, मुझे H2O का कॉन्जुगेट एसिड भी बनाना है और कॉन्जुगेट बेस भी बनाना है, बताइए क्या बनेगा, सोचिए। बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, और जब किसी न्यूट्रल से हाइड्रोजन निकलेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, तो H2O न्यूट्रल है तो बनेगा OH माइनस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल में जब हम प्रोटॉन ऐड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इट विल बी H3O प्लस। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो एसिड से जब H आयन निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस में जब H आयन डालेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये कभी कभी हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए क्या है वो इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है H2O और यहां लिखा है HCl और यहां बना दिया H3O प्लस और यहां बन गया Cl माइनस। मुझे सब स्पीसीज को बताना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कराइए, H2O को H3O प्लस के साथ कंपेयर कराइए, बताइए क्या हो रहा है। आप देखेंगे H3O में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहा है, तो एडिशन हो रहा है प्रोटॉन का। तो जब भी प्रोटॉन का एडिशन होगा तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड बनता किससे है, बेस से बनता है। किससे बनता है, बेस से। अब HCl को Cl माइनस के साथ कंपेयर कराइए, यहां देखिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। और किससे बनेगा ये बनेगा एसिड से। क्लियर है, तो इसको ऐसे समझते हैं। यहां यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बेस ने प्रोटॉन लिया तो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये देखिए, ये देखिए, और यही प्रोटॉन डोनेट किया है तो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। Acidity of alcohol is due to the polar nature of OH bond and electron releasing group CH3, C2H5 increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond. This decreases the acidic strength. For this reason the acidic strength of alcohol decreases. देखिए ये जो पैराग्राफ है मैं इसको आपको अपने तरीके से समझा देता हूं। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं क्या इसके नीचे कुछ और है इस पेज में, नहीं। तो चलिए मैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल को अलग से बता देता हूं। ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि किसी भी एसिड की अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो एसिड हैं, एक HA1 है
ये डिसोसिएट हुआ H++A1 निगेटिव में, और ऐसे ही Ha2 है, ये डिसोसिएट हुआ H+ और A2 निगेटिव में। ठीक है, हमें कंपेयर करना है कि पहला वाला ज़्यादा अच्छा एसिड है या दूसरा वाला। अच्छा का मतलब स्ट्रॉन्गर। तो ध्यान से देखिए, जब आप इससे H निकालोगे तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये वाला। ठीक है, मैं इसको येलो कर देता हूं। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? स्टेबिलिटी। अच्छा, एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो है वो है रेजोनेंस। मैं यहां लिखता हूं रेजोनेंस। इसी में आता है -I भी। इसके बाद -I का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एनायंस को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। और क्या होते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे NO2 है, Cn है, CHO है, COH है ना? और क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले भी, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये क्या करते हैं? इस एनायन को स्टेबिलाइज करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि एनायन जितना स्टेबल होगा एसिड इतना स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज इन अल्टरनेट पोजीशन विद द डबल बॉन्ड। नेगेटिव विद डबल बॉन्ड, अल्टरनेट फॉर्म में। एग्जाम्पल कराता हूं, जैसे अच्छा, यही स्टेबिलाइज होगा विड्रॉइंग से, और अनस्टेबिलाइज होगा किससे? डोनेटिंग से। डोनेटिंग कौन होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये वाले। C2H5 है ना, प्रोपिल भी ले सकते हो, 3 कार्बन का चेन। तो ये सब क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी एल्कोहल के केस में, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा एनायन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एथिल अल्कोहल है और एक है विनाइल अल्कोहल। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोटॉन निकालेंगे। अच्छा, कौन सा प्रोटॉन निकलता है? वो वाला जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, क्योंकि ये क्या है? एसिडिक। तो हम क्या करेंगे? इस प्रोटॉन को बाहर करेंगे, इस प्रोटॉन को बाहर करेंगे, और जब ये प्रोटॉन बाहर जाएगा तो एनायन बनाएगा। इसका एनायन मिलेगा हमें ये CH3CH2O-, और इसका एनायन मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHO-। दोनों एनायन को कंपेयर करिए, कौन सा स्टेबल एनायन है? क्या क्या फैक्टर्स हैं? रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप देखेंगे यहां पर रेजोनेंस है, और ये रेजोनेंस होने के कारण ये एनायन क्या है? स्टेबलाइज है, स्टेबल एनायन है। और जब एनायन स्टेबल होता है तो उसका जो पेरेंट एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। एनसीईआरटी का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या लगे थे? 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए थे। एक प्राइमरी है, एक फिर 2 हैं, फिर 3 है। चलिए देखिए, RCH2OH, RCHOH, R और एक और ROH। थोड़ा सा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा पहला काम होगा एनायन बनाना। किससे बनाएंगे? H निकाल कर बनाएंगे। ठीक है,
तो जब इसका H निकलेगा तो हमें ये मिलेगा RCH2O-, और इससे जो निकलेगा वो निकलेगा RCHR, और यहाँ पर भी O-, और यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा RCR, और यहाँ भी R, और ये बन गया O-। अब यहाँ देखिए एक डोनर ग्रुप है, दिस इज डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ 2 डोनेटिंग हैं और यहाँ कितने हैं, 3। तो अभी मैंने आपसे बताया था जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो अनस्टेबलाइज करते हैं एनायन को। तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा एनायन उतना अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना ही वीक एसिड होगा। तो कहने का मतलब जितने कम R उतना स्टेबल। तो इसीलिए ये वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ये, लास्ट में ये वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑक्सीजन पे। देख सकते हैं आप, ग्रेटर, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट है अल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर। बिल्कुल साफ बात है। कैसे भाई, अल्कोहल मान लीजिए मैं यहां लेता हूं मैं यहां लेता हूं CH3OH, और यहां लेता हूं H2OH। मैं कंपेयर करना चाहता हूं कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन निकालिए। हाइड्रोजन निकला तो निगेटिव यहां आया, यहां भी निगेटिव आया। अब ये एक डोनर ग्रुप है। डोनर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये हो जाता है वीक एसिड। किसकी कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। यानी H2O का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा मेथिल अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, ना तो ये डोनेट करता है ना तो विड्रॉ करता है। ठीक है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। बेटर प्रोटॉन डोनर का मतलब ये है कि वाटर एक अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, एंड वी ऑल न्यू स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डोनेट इजिली। Also in the above reaction we note that an alkoxide is a better proton acceptor than hydroxide, and we suggest that alkoxide are a stronger base, and sodium ethoxide is stronger base than sodium hydroxide। ठीक है, तो सोडियम देखिए ऐसे समझिए, जो वीक एसिड होते हैं वो अच्छे यानी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर ये एसिड वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये और ये अच्छा बेस होगा। क्लियर है, दिस इज अ गुड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यही बात कहना चाह रहा है कि वीक एसिड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विच मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे बिहेव करता है। अभी हमने सीखा था एसिड और बेस का। एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो व्हाट अल्कोहल क्या करता है, प्रोटॉन लेता है ना, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट आते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द मेटल and sodium hydroxide indicate acidic nature. The hydroxyl group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of the benzene, which acts as an electron withdrawing group. Due to this, charge distribution in phenol molecule depicted in the resonance structure causes the oxygen of OH in the positive. This reaction of phenol aqueous sodium hydroxide indicates the phenol are stronger acid. Alcohol water. Let us examine how a compound hydroxyl group attached to the aromatic ring is more acidic than the one which hydroxyl group is attached to the alkyl. देखिए वही बात की गई है यहां पे। ये दोनों अल्कोहल हैं। यहां पे जब आपने H निकाला तो ये जो एनायन बना ये रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन इसका जब आप H निकालोगे तो ये जो एनायन बनाएगा फिनॉक्साइड जिसे बोलते हैं वो रेजोनेंस में है। ये कहां पे है, रेजोनेंस में है। और जब रेजोनेंस में होगा तो स्टेबल एनायन है, इसीलिए ये फिनॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसका बनाता हूँ। देखिए कैसे ये स्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए ये मेरा OH था, तो जब मैंने इससे प्रोटॉन निकाला, ठीक है, तो ये बन गया O-। क्या बन गया? O-। अब ये क्या करेगा? अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ये ऐसे डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ये डोनेट किया, ये ब्रेक किया, लास्ट में क्या होगा भाई? ये दिया, ये ब्रेक किया, तो यहां से एक बात ये समझ में आती है कि निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यानी अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है। तो जब जब निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी आती है। चार्ज कहीं पर रहना नहीं चाहता है, अगर वो एक जगह है तो वो अनस्टेबल होता है। अगर वो मूव कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ज्यादा रेजोनेंस तो ज्यादा मूवमेंट होगी, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना स्टेबल होगा। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं एक मेरा ये है और एक ये है, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? आप क्या करिए, प्रोटॉन निकालिए, एनायन बनाइए, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस है, देख सकते हैं आप अल्टरनेट पे है। लेकिन ये वाला कंपाउंड फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक से ज्यादा रेजोनेंस है, तो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिससे ये स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट ज्यादा होगा। यहां पर सिर्फ इसके दो बनेंगे, एक ये और एक और, ठीक है, ओवरऑल दो बनाएगा, तो चार्ज का मूवमेंट कम हो रहा है, इसीलिए ये स्टेबल उतना नहीं है जितना ये वाला है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि फिनॉक्साइड आयन इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप एल्कोहल से कराओगे तो उसमें नहीं बनते। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरी बात यहां लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए फिनॉक्साइड का रेजोनेंस कराया गया है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, phenoxide is more stable and favors the ionization of phenol. Although there is also charge delocalization in phenol, its resonance structure have charge separation, due to which phenol molecule is less stable than phenoxide ion. ठीक है, यानी ये अपने रेजोनेंस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखिए ये बात फिर लिखी गई है, थोड़ा समझिए। अभी मैं इस टेबल को डिस्कस करूंगा आपसे। कह रहा है कि इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा। It is due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide. On the other hand, electron releasing groups such as alkyl group in general do not favor the formation of phenoxide ion, resulting in decreased the acidic strength. क्रिसॉल फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं इस टेबल को डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा सा ये पीके वाला समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए ऐसे समझिए, डायरेक्ट समझिए इसको, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली होता है के के, और इनवर्स होता है पीके के। मतलब किसी का अगर पीके कम है तो वो के ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा। यानी अगर किसी का पीके टेबल दिया है तो आप वहां से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इस टेबल की। देखिए पहले मैं कंपेयर करता हूं फिनॉल का, थोड़ा सा देखते हैं फिनॉल का। फिनॉल का देखते हैं आर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां बना लेता हूं। ये है मेरा फिनॉल, ये है मेरा फिनॉल, ये है आर्थो नाइट्रोफिनॉल,
और ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक लास्ट है पैरा नाइट्रोफिनॉल। दो चीज आपको समझनी है। देखिए, जब भी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन निकालिए, एनायन बनाइए। तो अगर मैं एनायन इनका बनाऊं तो ये H निकालते हैं, मैं भी इसका नहीं निकालता हूं, बताऊंगा क्यों नहीं निकाल रहा हूं। देखिए, इसका निकला ये बना, इसका ये बनेगा भाई, और इसका ये। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। यहां पर कुछ नहीं था, ये सिर्फ फिनॉल था। अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ क्या था, फिनॉल था। यहां ना तो विड्रॉइंग है ना तो क्या है, डोनेटिंग। ये क्या था, आर्थोनाइट्रो, ये मेटा नाइट्रो और ये पैरा नाइट्रो। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, हमने सीखा हुआ है क्लोरो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कि रेजोनेंस जो लगता है वो कहां लगता है, आर्थो और पैरा पे। ठीक है, अब ये आर्थो था, यहां रेजोनेंस लगा। रेजोनेंस के साथ -I भी लगेगा। क्या लगेगा, -I। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। अच्छा, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ -I लगता है, रेजोनेंस नहीं लगता। और यहां क्या लगेगा, -I, और क्या लगेगा, रेजोनेंस लगेगा। रेजोनेंस जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना पास होगा उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, जितना दूर उतना कम। तो फिनॉल और ये जो जितने नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, नाइट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो ये बात बहुत साफ है कि अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोल दूं तो ये मान के चलिए कि फिनॉल सबसे लीस्ट एसिडिक है इन तीनों में, क्योंकि यहां नाइट्रो नहीं है। और लीस्ट एसिडिक का मतलब pKa के टर्म में क्या होगा। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका pKa कम, ठीक है, pKa कम। वीक एसिड का pKa ज्यादा, तो इसका pKa थोड़ा सा इन सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका शायद दिया हुआ है pKa 10 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 10 है। तो ये बहुत श्योर बात है, इन सब का pKa इससे तो कम ही होगा, 10 से कम होगा। आप चेक कर सकते हो टेबल, ये देखिए इसका 10 है, बाकी के तीनों का आप देखिए कम है, 7.2, 8.3, 7.1। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कैसे उसको समझते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि रेजोनेंस जो होगा वो आर्थो और पैरा पे लगता है। यहां रेजोनेंस भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है। बट एक बात आपको समझनी है, अच्छा यहां सिर्फ -I लग रहा है, तो थर्ड जो है वो अच्छा एसिड है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में। बट अभी हमारा डाउट फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को लेके है, आर्थो और पैरा को लेके है। ध्यान से देखिएगा, 11th में एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखे होंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कैसे करेगा भाई, इस निगेटिव के साथ इस डेल्टा पॉजिटिव को देखिए, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डॉटेड लाइन होता है, मैं बना देता हूं डॉटेड लाइन। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब ये अपने अंदर बना रहा है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, तो जब ये अंदर अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ क्या हुआ, जुड़ गया है। अब ये आसानी से निकलने वाला नहीं है, तो जब ये निकलेगा नहीं तो डोनेट नहीं हुआ, प्रोटॉन निकला नहीं, तो प्रोटॉन निकला नहीं तो क्या हुआ, इट इज अ बिट वीक एसिड देन पैरा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो होगा वो कौन सा होगा भाई, पैरा वाला होगा, फोर्थ, फिर आर्थो वाला सेकेंड, फिर मेटा, और फिर ये। क्लियर है। तो pKa की अगर बात करें तो pKa सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, फोर्थ का, पैरा वाले का। आप चेक करिए टेबल, पैरा का देखिए 7.1 आ रहा है। ठीक है,
दिस इज 7.1। आर्थो का देखिए 7.2 हो जा रहा है और मेटा का 8.3। क्लियर है? आई थिंक आपको ये फिनॉल वाला केस समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, बोर्ड्स में, जेई में। आपको यही दे देगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, फिर कहेगा अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं क्रिशॉल पे। अच्छा देखिए, इथेनॉल में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH। तो जब ये निकालता है H तो निगेटिव आएगा, कोई रेजोनेंस नहीं, इसीलिए इसका pKa सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। पूरे टेबल में आप देख सकते हो 15.9। अब आते हैं आर्थो मेटा पैरा क्रिशॉल पे। आर्थो मेटा पैरा क्रिशॉल पे पिछली क्लास में हमने सीखा था क्रिशॉल क्या होते हैं। यहां मैं CH3 लगा दूं, दिस इज आर्थो क्रिशॉल। यहां पे मैं लगा दूं, दिस इज मेटा क्रिशॉल। और यहां मैं लगा दूं, दिस इज पैरा क्रिशॉल। दिस इज पैरा क्रिशॉल। अब देखिए, पहले ये बात मैं कर चुका हूं कि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेटा पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा +I। इसको A, इसको B और इसको C बोलता हूं। देखिए, आर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो ये +H के थ्रू डोनेट करेगा और क्या करेगा? +I। यहां पे भी +H और +I के थ्रू डोनेट करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट हो। तो जितना पास होगा, और आपको पता है डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? अनस्टेबलाइज करते हैं। तो ये जितना पास लगा हुआ है उतना ही इसको क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। ठीक है? सबसे अच्छा इसमें मेटा वाला है। क्यों? मेटा पे सिर्फ और सिर्फ +I लग रहा है, तो +I मतलब कम अनस्टेबल करेगा इसे। इसका मतलब A और C की कंपैरिजन में B वाला थोड़ा अच्छा एसिड है। आप चेक कर सकते हो, मेटा का pKa कम होगा। देख लीजिए, मेटा का pKa आप देखिए कम है, 10.1। ठीक है? ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, क्रिसॉल और इसमें क्या बोलते हैं, फिनॉल वाले केस में सबसे इंपॉर्टेंट फिनॉल का केस है। ठीक है? तो फिनॉल को आप जरूर करिएगा। आइए, एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रोपेन 1ऑल 4 मेथिल फिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेन 1ऑल क्या होगा? 1 2 3 और ये OH। दिस इज फर्स्ट। 4 मेथिल फिनॉल का मतलब है नंबर 4 पे मेथिल लगा दीजिए आप, ये लीजिए। फिर है फिनॉल, तो ये लीजिए, फिनॉल हो गया। 3 नाइट्रोफिनॉल मेरा मतलब नाइट्रो नंबर 3 पे लगेगा। फिर है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 3 और 5 दोनों पर लगा दीजिए भाई। यहां भी नाइट्रो, यहां भी नाइट्रो। ठीक है? और एक लास्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मैं यहां लिख देता हूं, यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 है और यहां भी NO2 है। एक तो रेजोनेंस, ऊपर से 3 NO2 ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा यही वाला होगा, 2,4,6। दिस विल बी माय फर्स्ट। उसके बाद देखिए NO2 कहां ज्यादा है? यहां पर 2 है, 3 और 5 वाले में, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नाइट्रो है, यहां पर 1 नाइट्रो, तो ये नंबर 3 में होगा। अब आता है फिनॉल 4 मेथिल फिनॉल और प्रोपेन 1ऑल। तो देखिए, मेथिल एक डोनर है, जबकि फिनॉल में ना तो डोनर है ना एक्सेप्टर है, तो ये 4 होगा। ठीक है? अब आते हैं 4 मेथिल फिनॉल और प्रोपेनॉल में। तो 4 मेथिल फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसके कंपैरिजन में?
प्रोपेनॉल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, तो दिस इज 5 और प्रोपेन 1 ऑल विल बी द लीस्ट वन विच इज 6। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। क्लियर? दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसे ऐसे लगाते हैं। एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि अल्कोहल है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, एस्टर बन रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो देखिए कैसे होता है। ये एसिड है, एसिड है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये होता क्या है भाई, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देगा, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा ऐसे। अब उसके बाद क्या होगा, मैं अगला स्टेप यहां दिखा देता हूं। जैसे ये प्रोटोनेट हुआ, अब अल्कोहल का लोन पेयर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किस पे करेगा? कार्बोनिल के कार्बन पे। तो ये क्या बॉन्ड होगा, ब्रेक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, RC, दिस इज OH, हियर O+, हियर R, हियर H एंड हियर OH। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट किया तो ये ग्रुप लीव किया, इस पे निगेटिव जैसे ही आता है, अब इसको न्यूट्रलाइज होना है तो ये इस H को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, तो ओवर आप देख सकते हो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, यहां से OH और ये H निकलेगा, और जब C डबल बॉन्ड O देगा इसको, तो दिस इज C डबल बॉन्ड O OR, ये देखिए एस्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन बाद में जब इस पे पॉजिटिव आता है ना, तो ये H+ भी यहां से निकलता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर है? यानी जब इस पे चार्ज आता है तो H+ निकलता है। ठीक है, H+ निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। कुछ ऐसे अगर मैं दिखा दूं, कुछ इस तरीके से है, फिर बाद में ये क्या होता है, निकल जाता है। ये लीजिए, बन गया एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन का क्या है, मेथड है। सिंपल अगर आपको करना हो तो करना कुछ नहीं, इसका OH ले लीजिए, इसका H ले लीजिए, वाटर का लॉस करा दीजिए, और डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, इसका कार्बोनिल वाला असाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड और यहां का OR डैश, बन गया एस्टर। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं हम। ठीक है, कभी कभी आपसे यहाँ आइसोटोपिक इफेक्ट लगा के पूछ लेगा, यहाँ कर देगा O18, तो आपको पूछेगा कौन वाला ऑक्सीजन इसके साथ आया है, तो किसका ऑक्सीजन आ रहा है, अल्कोहल का, ये वाला मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा है क्या, देखिए चाहे एराइल वाला ले लीजिए चाहे अल्कोहल वाला, एल्केन का काम वही होना है। ठीक है, काम वही होगा। नेक्स्ट आते हैं एनहाइड्राइड वाला, देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अल्कोहल है और रिएक्शन हो रही है इसके साथ, मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनेगा। दोनों के बीच रिएक्शन हो रही, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बाद में ये O- इस प्रोटॉन को ले लेता है। मैं मैकेनिज्म लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूं। देखिए ये था मेरा अल्कोहल, ये था मेरा अल्कोहल, और ये था मेरा एनहाइड्राइड
क्या कर रहा है ये लोन पेयर आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड पहले ऐसे ब्रेक होता है, फिर बाद में ये रिवर्ट करके उसको निकाल देता है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल दूं? देखो होना वही है, ठीक है, होना वही है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल देता हूं। तो क्या बन गया भाई यहां से RO+H और यहां से C डबल बॉन्ड OR, देखा। अब क्या करेंगे, ये जो O निगेटिव आया ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या मिला, एस्टर और एसिड। क्या मिला, 1 मोल एस्टर मिल गया और क्या मिल गया, एसिड। चेक कर लीजिए यहां पर, देख सकते हैं आप, वी हैव एस्टर एंड एसिड, ठीक है। ये भी रिएक्शन उसी तरीके से होनी है। अल्कोहल पे जब कार्बोनिल क्लोराइड कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा अल्कोहल है, इस पे हम CH3COCl की मान लीजिए करा रहे हैं, ऑक्सीजन आया, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूं। तो RO+H एक लोन पेयर रहेगा, CO- Cl और ये CH3। अब क्या होगा, अब ये रिवर्ट करेगा, ये Cl निकल जाएगा, है ना। अब बाद में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा H। तो मैं इसको एक साथ दिखा दे रहा हूं सब। तो बनेगा RO C डबल बॉन्ड O CH3। डायरेक्ट कैसे समझेंगे इस रिएक्शन को, देखिए, जब भी कभी अल्कोहल के साथ ये कार्बोनिल क्लोराइड हो तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए ROH और ये क्या था, COCl, ऐसे लिख लीजिए, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। करना कुछ नहीं, HCl निकाल दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। तो क्या मिला, ROCO CH3, दिस इज एस्टर। देख सकते हैं आप, HCl हमारा लीव कर गया, HCl लीव कर गया और ये मिल गया हमें। अब देखिए ये जो रिवर्सिबल है और ये स्ट्रेट एरो है, इसका क्या मतलब है, देखिए इसको पढ़िए, यहां से आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड, मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म। देखो H2SO4 को वाटर पसंद है तो ये इसका प्रोटॉन ले लेता है ना। तो जब ये प्रोटॉन ले लेता है तो रिएक्शन क्या होगा, एलसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली-चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉरवर्ड जाएगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। एंड द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां देखिए फिर HCl है, इसीलिए बेस लिया गया है ताकि ये रिएक्शन क्या जाए, फॉरवर्ड। बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को खींचेगा, तो ये क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। तो जब ये कम होगा प्रोडक्ट तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। देख लीजिए, बेस न्यूट्रलाइजेज द HCl which is formed during the reaction, it shifts the equilibrium to the right hand side, the introduction of acetyl, इसको एसिटाइल बोलते हैं, इसको इतने को क्या बोलेंगे, एसिटाइल या एसाइल भी बोलते हैं, दोनों सही है। ग्रुप इन अल्कोहल और फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। देखिए अभी हमने जो किया है उसमें भी यही करेंगे। अल्कोहल देखिए एनहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है वही वाली कॉपी कर दीजिए, O को C से जोड़ दीजिए, यानी CH3O C डबल बॉन्ड OR यहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ भी वही होगा। इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये यही आएगा, और ये देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, इतने ग्रुप को बाहर करा देगा, CO के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ देखिए OCO CH3, इतना पार्ट सेम रहेगा, ये वाला और ये पूरा सेम रहेगा, देख सकते हो आप। CO CH3 के साथ ये जुड़ जाएगा। मैं बना दूं क्या, चलिए बना देता हूं। देखिए ये था COH, यहां पे था अल्कोहल का लोन पेयर और ये H,
और इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आएगा, इस पे अटैक किया, ये बाहर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये H भी निकलेगा क्योंकि प्रोटोनेट होने के बाद ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से H ये निकल जाएगा, तो OCOCH3 O और यही COCH3 जुड़ेगा। देख लीजिए कार्बोक्सिलिक अपनी पोजीशन पे, यहाँ O और यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को बोलते हैं एस्प्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एस्प्रिन कैसे बनता है, नीट में तो बहुत बार पूछा गया है सैलिसाइलिक एसिड से, ठीक है। एस्प्रिन क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और क्या होता है, एंटी पायरेटिक होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपका पॉइंट बी है, पॉइंट बी को हमने पढ़ रखा है आई थिंक, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट, ये हमने पढ़ रखा है। मैं यहां एक बार आपको बता देता हूं क्या होता है लुकास टेस्ट। देखिए आपको याद होगा, पिछली क्लास में अगर पढ़ा होगा आपने, जब हम रिएक्शन अल्कोहल की कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड क्या लेते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। रिएक्शन कार्बोकेटायन के थ्रू जाती है। तो जो टर्शरी का जो एल्किल अल्कोहल होता है वो क्या करता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, सॉरी, अल्कोहल जब प्रोडक्ट बनाता है, तो यानी टर्शरी अगर मैं अल्कोहल ले लूं तो ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी। और वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो कुछ देर बाद देता है, आई थिंक 3 to 5 मिनट में। और ये जो प्राइमरी होता है ये शायद देता भी नहीं, अगर देगा तो बहुत समय लगाएगा, मोर देन 40 मिनट और 50, कोई ऐसा समय फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। देख सकते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, देता भी नहीं है यार, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो लुकास टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हमसे दो चीजें पूछ सकता है, पहला ये कि लुकास रिएजेंट क्या है, दूसरा ये कि कौन सा टर्बिडिटी देगा, फास्ट देगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। आपको अगर याद हो कैसे रिएक्शन होती है, तो ZnCl2 यहाँ कैटलिस्ट है। अगर आप टर्शरी लेके करा रहे हो तो ZnCl2 का बहुत काम भी नहीं है, आपको याद होना चाहिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैंने कराया हुआ है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, कि अगर मैं मान लो टर्शरी अल्कोहल ले लूं तो सबसे पहले ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा यार, प्रोटोनेट होके क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बाद में क्या होगा, ये निकल जाएगा बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब इसी टर्शरी कार्बोकेटायन पे कौन आएगा, Cl माइनस, और बना देगा क्या, टर्शरी एल्किल क्लोराइड। बैलेंस कर लो, सब कुछ अच्छा है तो ये भी अच्छा हो जाए। इसी को ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक नंबर में आपका रिएजेंट पूछ सकता है कि कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, जब भी कभी कार्बोकेटायन बनेगा तो वो स्लो स्टेप है, ठीक है, और स्लो स्टेप ही रेट डिफाइन करता है। तो कार्बोकेटायन यहाँ रेट डिफाइन करेगा, कितनी फास्ट होगी, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, और उसके भी पहले एक रिएक्शन है फ्रॉम फास्फोरस ट्राइहेलाइड, हम ये भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, आपको याद होगा। रिएक्शन PCl3 PCl5 के साथ होती है, तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देख लेते हैं इसके बाद इसमें क्या है यार। चलो मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बता के यहीं पे रोकता हूं आज। देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है,
और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ हीट में। ठीक है, देख सकते हो आप, यहां लिखा भी होगा आई थिंक। H प्लस हीट, H प्लस मतलब H2SO4 से वो H प्लस, ये देखिए H2SO4 है। तो देखिए H2SO4 एक एसिड है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो अगर मैं सबसे पहले H2SO4 का लिख दूं तो H2SO4 डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस SO4 माइनस में, HSO4 माइनस में। ठीक है, ये मिल गया हमें प्रोटॉन। और आप जानते हो कि जब भी कभी अल्कोहल हो प्रोटॉन दिख जाए तो क्या होगा? प्रोटोनेशन। तो करा देते हैं इसकी प्रोटोनेशन, यानी ये क्या करेगा भाई? इस H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब देगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जैसे ही बना क्या हो जाएगा अब? क्योंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो ये लीव करता है और क्या बनाता है? कार्बोकेटायन। अच्छा, ये जो कार्बन होता है OH से कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड अल्फा, और अल्फा का नेबर बीटा। ये भी बीटा, ये भी बीटा, दोनों सेम है। अब क्या होगा? जो HSO4 माइनस था सोल्यूशन में, ये आएगा और इस H को, बीटा वाले H को निकालेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा एंड देयर विल बी डबल बॉन्ड। ये लीजिए बन गया। तो जब भी कभी डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म लिखने को आए तो आपको ऐसे ही लिखना है, हर एक स्टेप को डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेटमेंट लिख देने से काम नहीं होगा, ऐसे एरो पुशिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की अगर बात करें हम, तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन ऑन ट्रीटिंग विद द प्रोटिक एसिड। क्या क्या ले सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं भाई, या क्या ले सकते हैं? H3PO4 भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं इसकी जगह? इसकी जगह हम एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? इसकी जगह हम एल्यूमिना भी ले सकते हैं, Al2O3 भी। तो ये 4 रिएजेंट हैं जो आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाने में हेल्प करेंगे, और इन सब में कार्बोकेटायन क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा, ये हो रही है 443 केल्विन टेम्परेचर पे, और जैसे ही हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना, तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। आइए आपको दिखाते हैं। यहां देखिए, जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ रही है, देखिए आप, सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशन। यहां देखिए 440 पे ही हो जा रही है। यहां भी देखिए एल्कीन बन रहा है। ये देखिए 358, उससे भी कम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा भाई, और फिर प्राइमरी। क्यों होगा? क्योंकि इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, इससे बनेगा सेकेंडरी वाला और इससे प्राइमरी वाला। और हम जानते हैं कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, फिर क्या है? सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। मैकेनिज्म देखिए यहाँ दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए पहला स्टेप क्या हुआ? प्रोटोनेट हुआ। किससे हुआ भाई? प्रोटोनेट हुआ H प्लस से हुआ। किसके H प्लस से हुआ? HSO4 माइनस के H प्लस से। क्लियर है? देखिए पहले स्टेप की बात करें अगर हम, पहले स्टेप की, तो अल्कोहल प्रोटोनेट हो रहा है H प्लस के साथ। ये एक फास्ट स्टेप है। क्यों फास्ट है? दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें एसिड बेस सबसे फास्ट होती है। तो OH एज अ बेस है, सामने H प्लस था, तो एसिड बेस अटैक हुआ और बन गया हमें ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाता है, और जैसे ही लीव किया कार्बोकेटायन बना। इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है। तो किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन जब भी इंटरमीडिएट होगा तो वो एक क्या है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप का मतलब
तो जो बेस था वो H को गेन किया, ये इस इलेक्ट्रॉन दिया, वी हैव डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3 टू डिराइव इक्विलिब्रियम टू द राइट, इथेन इज रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था कहानी हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। यहाँ देख सकते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर easier to form a secondary and primary carbocation, tertiary alcohol are easiest to dehydrate। तो जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी हुई है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में उसके आने के 100% चांस हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अभी तक, उसका इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही और भी जो रिएक्शंस हैं, अगर आप उसकी मैकेनिज्म दी हुई है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, उसी तरह करिए जैसे आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगले टर्न पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। और क्या बचा हुआ है इसमें? ऑक्सीडेशन देखिए बहुत इजी है, क्योंकि हर चैप्टर में जो ऑक्सीडेशन मिलता है ना लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा रिएजेंट चेंज होते हैं बस। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी इजी है। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा था, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर की जो नेम रिएक्शन है वो है रीमर टीमैन। फिर आपका मिथेनॉल, ये फिजिकल वाले हैं प्रॉपर्टी। फिर आ जाएगा ईथर, ईथर के बाद आई थिंक ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर मामला वहीं समाप्त। यस, तो आई थिंक एक घंटे का और मामला है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जितना अभी तक हमने कर लिया है उसको रिवाइज करते रहिए बराबर, हर अल्टरनेट डे पे कोशिश करिए खुद से वो चीज़ों को पूछने की या बताने की। अकेले हैं तब भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो आपने पढ़ रखा है उसको कैसे हम रिवाइज कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। आप जितना खुद को रिवाइज करते रहोगे उतना आपको आएगा, क्योंकि आगे जब हम कन्वर्जेंस पढ़ते हैं किसी चैप्टर का, अभी तो आपको हर एक चैप्टर का कन्वर्जन मिलेगा जहाँ पर आपका दिमाग एक काम करता है कि चलो इस चैप्टर में ये रिएक्शन थी, ये इसी के थ्रू कन्वर्ट होगा। लेकिन जब आप सारा पढ़ लेते हो तो हर एक चीज़ को याद रखना, उसको मेमोराइज रखना, फिर उसको अप्लाई कर पाना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंस जब आते हैं आपके एग्जाम्स में तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करते रहिए आप।